दोस्तों नमस्कार। सभी भाई बहनों को ओंकारमल खिचड़ का नमस्कार, आदाब, प्रणाम। बूढ़े बुजुर्गों को दंडवत प्रणाम, छोटे बच्चों को आशीर्वाद। आज दोस्तों हम बात करेंगे कि मनुष्य को शिक्षा से क्या फ़ायदा है। बड़ा गंभीर विषय है। अगर मनुष्य के पास शिक्षा ना हो तो उसको कैसा फील होता है, और जिसके पास शिक्षा होती है उसको कैसे फील होता है, और शिक्षा लेने से हमें क्या बेनिफिट होता है, और शिक्षा से नुकसान क्या होता है। हर इस दुनिया के अंदर दोस्तों कोई भी पहलू हो, उसके बेनिफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस दोनों चीज़ें होती हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है इस संसार के अंदर कि आप सोच करके देख लेना कि लाभ और हानि दोनों होती हैं। शिक्षा लेने से लाभ भी होता है और हानि भी होती है। शिक्षित न होने से लाभ भी और हानि भी है। वो कैसे है मैं आपको बताऊंगा, और आप शायद इस वीडियो को देख करके अंत तक देखना। इसको सुनने के बाद में आपको काफ़ी महसूस होगा, और इसके साथ हम ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो अपने ज़िंदगी के सही राह पर ले जा सके। दोस्तों शिक्षा आदिकाल से रोजगार के साथ जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है? आज भी शिक्षा रोजगार के साथ जुड़ी हुई है, और आदिकाल में भी शिक्षा रोजगार के साथ जुड़ी हुई थी। प्राचीन काल के अंदर गुरुकुल शिक्षा हुआ करती थी। राजा महाराजाओं के जो राजकुमार होते थे वो गुरु के पास जाते थे, उनसे कई प्रकार की युद्ध कौशलता या अन्य कलाएं शिक्षा प्राप्त करते थे। ज़्यादातर प्राचीन काल के अंदर युद्ध हुआ करते थे। एक राज्य से दूसरे राज्य पर आक्रमण करके वो राजा सिकंदर बनना चाहता था कि मैं संसार का एक ऐसा राजा हूँ, कि मैं एक ही ऐसा राजा हूँ कि पूरे संसार का मैं सम्राट हूँ। तो गुरुओं के पास से अपने राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए इसलिए भेजा जाता था कि वो हर कला को सीखे, चाहे युद्ध की कला हो, चाहे लिखने की कला हो, चाहे अन्य कोई प्रकार की कला हो। और उनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण होने के बाद में वापस अपने राज्य में 14-15-16 साल के बाद में, 10 साल के बाद में अपने राजमहल में राजकुमार वापस आ जाते थे, और उनका बहुत ही भव्य स्वागत हुआ करता था कि आज राजकुमार अपनी शिक्षा पूर्ण करके राजमहल में लौटा है, राज्य में लौटा है।
तो उसमें भी शिक्षा के अंदर वो एक रोजगार से इसलिए जुड़ा हुआ था कि पहले के ज़माने में पैसे नहीं होते थे, बहुत ही करेंसी चलती थी कम, चमड़े के सिक्के या सोने के सिक्के या चांदी के सिक्के या पीतल के सिक्के इस तरह से चला करते थे। तो राजा ये सोचता था कि जब उसके घर में राजकुमार का जन्म हो जाता था तो ये सोचता था कि मैं कौन से गुरु के पास से इसको भेजूं और कौन सा गुरु परफेक्ट है जो मेरे राजकुमार को हर कला के अंदर दक्ष कर दे, प्रवीण कर दे, ताकि वो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा राजा बन सके। तो श्री राम को भी भेजा गया था। अन्य जितने भी राजकुमार होते थे तो उनको सबको गुरु के पास भेजा जाता था और शिक्षा पूर्ण होने के बाद में वापस आते थे। और अन्य राजाओं के भी राजकुमार गुरुओं के पास जाते थे, गुरुकुल के अंदर शिक्षा प्राप्त करके वापस आते थे। तो उनका रोजगार का साधन कैसे होगा? जिस गुरु ने शिक्षा दी है, ज़्यादातर गुरुकुल है वो जंगल में हुआ करता था और वहाँ हर चीज़ के लिए सुविधा मिल जाती थी, तीर चलाने के लिए और अन्य कोई भाला चलाने के लिए, ताकि किसी को नुकसान ना हो, और जानवर भी शिकार करने के लिए मिल जाते थे। शिक्षा इस प्रकार की दी जाती थी और उनको बॉडी एक्सरसाइज है, बॉडी बिल्डर बनना और सब कुछ, हर चीज़ की शिक्षा गुरुकुल में मिला करते थे। लिखना, पढ़ना, युद्ध करना, कुश्ती करना, कबड्डी करना, वहाँ सारी, इसलिए आजकल गुरुकुल को याद किया जाता है। और आज की शिक्षा भी रोजगार से जुड़ी हुई है और मध्यकालीन था उसमें भी रोजगार से जुड़ी हुई थी। तो राजा राजकुमार है वो अपनी शिक्षा दिशा लेकर के वापस आ जाता था, तो वो उसके पिता की मृत्यु के बाद वो खुद राजा बन जाता था और एक दूसरे राज्य पर आक्रमण करके उस राज्य को हड़पना चाहते थे और जनता को अपने गुलाम बना लेते थे। तो साम्राज्य उसके कब्जे में आ जाता था, विस्तार करते थे अपने साम्राज्य का। विस्तार किस लिए करते थे? जैसे आज एक इंसान है वो प्रॉपर्टी का विस्तार करता है, वैसे वो राजा लोग अपने राज्य का विस्तार करते थे। ये राज्य भी मेरा है, ये वो राज्य भी मेरा है। तो इस तरह से वो सारे लगान लेते थे। आजकल जैसे गवर्नमेंट टैक्स लेती है, जीएसटी लेती है, इनकम टैक्स लेती है, सेल टैक्स लेती है, रोड टैक्स लेती है, टोल टैक्स लेती है, पता नहीं कितनी टैक्स लगा दी सरकार ने एक गरीब इंसान के ऊपर। इतने टैक्स लगा दिए कि वो टैक्स के नीचे दबता जा रहा है। और प्राचीन काल और मध्यकालीन में भी ऐसे ही हुआ करता था कि टैक्स ही वो लेते थे, उसको लगान बोलते थे, रेजिया कर था, पता नहीं क्या क्या कर लगा रखे थे। तो उस समय क्या देना पड़ता था? किसान खेत के अंदर जो जिस जगह को जोतता, किसान की खुद की तो ज़मीन होती नहीं थी, रजवाड़ों की ज़मीन होती थी। और अंग्रेज़ होते थे या मुसलमान होते, मोहम्मडन होते थे राजा, तो वो नीचे अपने चमचे होते थे, छोटे छोटे राजकुमार या राजा, उनको बताते थे कि ये एरिया तुम्हारा है। तो उस एरिया में से वो रजवाड़े थे वो किसानों को बताते थे कि तू जा कोई भी खेत कहीं भी जोत ले और उसमें से जितना जोत ले तो उसके बाद में हम इकट्ठा कर लेंगे। जोतने के बाद में वो सारा का सारा रजवाड़े वाले सारा सामान लेकर के खेत में जो अनाज होता था वो सारा इकट्ठा करके उसी को कर देते, या उसके दलाल चले जाते थे, वो ला करके राजा के महल में इकट्ठा कर देते थे और वो हाथ झटका के रह जाता था। और अब उसके बाद में उसको 12 महीने के लिए परिवार को खाने के लिए अनाज चाहिए, तो उसको भीख मांगनी पड़ती थी। जब भूखा मरता तो राजा के पास जाता, राजा कहता था यहाँ ये काम करो, महल बना के दो, ये करके दो, वो करके दो, तब आपको शाम को अनाज मिलेगा। पैसे तो थे नहीं। और दूसरी बात, जब सुबह सुबह कोई उस महाजन के पास पहुंच जाता था तो सबसे पहले वो लाल
अब शिक्षा का यहाँ देखो कितना महत्व है। मतलब आपको मैं बता रहा हूँ कि जो महाजन होते थे वो ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग होते थे, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे होते थे, थोड़े होते थे, और उन्होंने अपने दिमाग से कला सोच ली। तो पढ़ा लिखा आदमी होता है तो वो 5 रुपया कमाने के तरीका सीख जाता है, और अनपढ़ होता है वो केवल मजदूरी करता है, उसकी मजदूरी के साथ दूसरा कोई साधन नहीं होता है। तो सुबह सुबह जाने के बाद में जब किसी को आवश्यकता पड़ गई, कोई बच्चा बीमार हो गया, घर में कोई पिताजी बीमार हो गया या कोई ख़त्म हो गया, उसके खर्च के लिए पैसा चाहिए, उसके अंतिम संस्कार के लिए सामान चाहिए, तो सारी चीज़ें क्या होती थी, शादी हो गई उसमें भी पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, तो पैसे कम मिलते थे और अन्य चीज़ों की सुविधाएँ मिल जाती थी, आपस में लेन-देन करके काम चलाते थे। लेकिन वो महाजन के पास पैसे होते थे, महाजन वो सेठ का आदमी होता था या रजवाड़े का आदमी होता था, तो सबसे पहले जिसको पैसों की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो तकते रहते थे देहात के, गाँव के लोग या शहरों के, कि सबसे पहले कौन जाए इसके पास। क्योंकि जिसको ज़्यादा ज़रूरत होगी पैसों की, तो वो उसके पास जा कर के कहता कि मेरे को आज इतने पैसे चाहिए, 2 टके चाहिए, 3 टके चाहिए, तो 1 रुपया चाहिए। तो उससे जो आदमी सबसे पहले पैसे माँगेगा, उससे लाल थैली को, जिसमें पैसे रखे जाते हैं, उस थैली को खुलाने के लिए 1 रुपया अगर चाहिए तो चौवन्नी देनी पड़ती थी उसको पहले। फिर उसके बाद में 1 रुपये तो चौवन्नी तो वो काट लेता था, 75 पैसे देता था उसको, और वो कहता नहीं मेरे को आज 1 रुपया चाहिए, तो उसको सवा रुपया लिख लेता था, और 1 रुपया देता उसको, वो चवन्नी अपने पास रख लेता। फिर सवा रुपये के ऊपर उसका टैक्स ब्याज चालू हो जाता था। तो वो शिक्षा उसके किस काम आ रही है? शिक्षा काम आ रही है, कमाई का, रोजगार का साधन बना लिया उसने। और दूसरी तरफ वो शिक्षा का क्या नुकसान दे रही है? वो गरीब किसान का शोषण कर रहा है, खून पी रहा है वो महाजन। तो शिक्षा का एक को फायदा हो रहा है, एक को शिक्षा का नुकसान हो रहा है। मध्यकालीन में जब समय आया तो उसमें कई कर लगा दिए गए किसानों के ऊपर, और धीरे धीरे ये कर बढ़ते गए, किसान धीरे धीरे दबते गए। किसान आज भी नहीं उठाया, मतलब गरीबी से उभर नहीं रहा है। तो किसानों ने क्या सोचा कि ये यार पैसे जो कमा रहे हैं, 1 रुपये का सवा रुपया, हम 1 रुपया मांगते हैं तो सवा रुपया लिख लेता है, और चवन्नी पहले से रख लेता है और 1 रुपया देता है हमें। फिर सवा रुपये के ऊपर ब्याज लगाना शुरू कर देता है, कर लगा देता है, इंटरेस्ट लगा देता है। उसके बाद खेतों में जो हम अनाज बोते हैं, जोतते हैं, उसके बाद अनाज जो निकलता है तो उसके ऊपर वो लगान ले लेते हैं। कहते हैं अगर तुम्हारे 5 मन अगर बाजरा हुआ है तो 4 मन बाजरा हमें दे दो और 1 मन बाजरा आप रख लो। तो किस चीज़ का था? क्योंकि वो राजा था, उसका बेटा जो राजकुमार था वो गुरु से शिक्षा लेके आया था, और वो शिक्षित हो गया, और उसको थोड़ी बुद्धि आ गई, और वो बेचारा किसान है गुलामी कर रहा है, वो पढ़ाई नहीं। इसलिए आपको एक बात बताऊं कि धीरे धीरे लोग कुछ जागरूक है कि यार ये पढ़ा लिखा आदमी है, इतना इस तरह से कमा रहा है तो हम भी कमाएं कुछ। तो उसके बाद में कई जो राजा महाराजा आते थे, चाहे मुगल साम्राज्य का हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य हो, समुद्रगुप्त मौर्य का हो, विक्रमादित्य का हो, कोई किसी का भी राज्य आया होगा, उसमें किसानों का शोषण होता ही रहा। किसान शोषण से वंचित कभी नहीं रहा, और आज तो बिल्कुल ही नहीं है, किसी भी सूरत नहीं है। आज इंडिया डिजिटल हो गई, लेकिन किसान कर के नीचे दबा जा रहा है। तो जब अंग्रेजों का शासन आया, धीरे धीरे अंग्रेज तेज थे, तो मुसलमानों का साम्राज्य धीरे धीरे, मुगल साम्राज्य पतन की तरफ जा रहा था। तो अंग्रेजों ने ये देख लिया कि ईस्ट इंडिया की स्थापना हम कर सकते हैं, और धीरे धीरे इस पूरे हिंदुस्तान को हम अपना गुलाम बना सकते हैं। तो अब ईस्ट इंडिया स्थापित होगी इंडिया के अंदर। मुगल साम्राज्य धीरे धीरे समाप्त हो गया,
और हिंदुस्तान है वो पूरा अंग्रेज़ों का गुलाम हो गया। अंग्रेज़ों का गुलाम हो गया तो अंग्रेज़ों ने अपने पिट्ठू छोड़ दिए। पिट्ठू का मतलब समझते हो? हर राज्य के अंदर अपना एक राजा छोड़ रखा था, क्योंकि सारे अंग्रेज़ हैं वो तो इंग्लैंड में बैठे रहते थे, यहाँ गवर्नर जनरल बना करके भेज देते थे और उनको कह देते थे कि आप इस जैसे सीकर है, चूरू है, मेवाड़ है, मारवाड़ है, जैसलमेर है, जोधपुर है, बिहार के अंदर है, जैसे अलग अलग जगह जितने भी हैं उन रजवाड़ों से उन रजवाड़ों को कह दिया कि आप खेत के अंदर जितना अनाज होता है उस अनाज का कुछ परसेंटेज है वो आप रख लो, कुछ परसेंटेज है वो किसान को दे दो, मम थोड़ा बहुत है सुनने के बराबर लगभग, और बाकी जितना भी अनाज होता है उसको या किसी सेठ को दे करके उसे पैसे ले करके आप दिल्ली दरबार में भेज दो पैसे। तो अब क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने इस तरह से अपने जगह जगह पिट्ठू छोड़ दिए और देश का धीरे धीरे शोषण करने लग गए और कर लगा दिया। कर किस पर लगा दिया? किसानों पर लगा दिया। किसान जितना भी कर देता था वो रजवाड़े कर लेते थे और वो रजवाड़े कर लेकर के दिल्ली, ब्रिटिश, इंग्लैंड इस तरह से भेज देते थे। अंग्रेज़ों ने एक चीज़ सोची कि हिंदुस्तान के लोगों को एक ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे ये लोग अपना एक कमाई का साधन भी बनाएं और अपने को भी कमा करके दें। तो उन्होंने जिस मुग़ल साम्राज्य समाप्त हो गया और ब्रिटिश साम्राज्य जब हिंदुस्तान में आ गया तो बहुत बड़े तेज़ आदमी थे वो, उन्होंने एक कला सोची कि हर भारतीय लोगों को जैसे मिलिट्री के अंदर 10वीं पास जो आदमी होता था उसको बाबू बना देते थे, क्लर्क, और उसको अंग्रेजी आती थी तो वो धीरे धीरे प्रमोशन लेके आगे बढ़ता था और अफसर होते थे ब्रिटिश अफसर मिलिट्री के, तो उनके बीच में जो सिपाही अन्य होते थे अनपढ़, क्योंकि उस समय अनपढ़ भारतीय होते थे, पढ़े लिखे थे नहीं, स्कूलें थी नहीं गाँव के अंदर, तो उनके बीच में ब्रिटिश ऑफिसर्स और उस सिपाही जो अनपढ़ है, अनएजुकेटेड, उसके बीच में जो बातें वार्तालाप कन्वे करनी है वो मीडिएटर का काम बाबू करता था और वो धीरे धीरे रैंक बढ़ती रहती थी और सूबेदार की रैंक पर चला जाता था। तो 10वीं पास जो कर लेता था उसमें ज़्यादातर इंग्लिश में चलती थी और अंग्रेज़ों का एक चाल थी कि इंग्लिश सिखा दी जाए तो इन पूरे देश के अंदर ये जो बाबू लोग होंगे वो अपने पिट्ठू बन जाएंगे, क्योंकि जब बात करता है आदमी तो मिठास आ जाता है, आपस में प्रेम भाव हो जाता है, दोस्ती हो जाती है। तो धीरे धीरे जो बाबू कैटेगरी थी जो इंग्लिश सीखने वाले थे, इंग्लिश जो सीखते थे, और सिविल में भी ऐसा ही था, कोर्ट में भी ऐसे ही था, इंग्लिश में चलती थी, कोर्ट में भी कार्रवाई, मिलिट्री में भी इंग्लिश में चलती थी, कार्यपालिका है कानून भी इंग्लिश में बनता था, क्योंकि उसमें ताज़ा ताज़ा मतलब सारा काम इंग्लिश अंग्रेज़ों का चल रहा था, तो वो सारे इंग्लैंड से कानून बना करके और यहाँ इम्प्लीमेंट कर देते हिंदुस्तान के ऊपर। तो किसानों का तो वैसे शोषण होता रहा। तो ये एजुकेशन एक ऐसा मीडिया बन गया, रोज़गार का साधन हो गया कि जो 10वीं पास कर लेता है और जिसको इंग्लिश आती है उस आदमी को वो ऑफिस के अंदर कोई काम लगा देते थे और बाकी बेरोजगार रहते थे। तो शिक्षा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जब अन्य लोगों के साथ पास ये शिक्षा मिली और ग्रहण की उन्होंने, तो इसको थोड़ा सा इन्होंने सोचना शुरू किया कि क्या ये केवल इतना ही 10वीं पास है कि इससे ज़्यादा हम आगे बढ़ नहीं सकते? क्या कोई अन्य चीज़ दुनिया के अंदर, उस समय डॉक्टर बहुत कम थे, इंजीनियर बहुत कम थे, कलेक्टर IAS IPS बहुत कम हुआ करते थे। तो धीरे धीरे एक एजुकेशन रिवॉल्यूशन आ गई,
शिक्षा क्रांति आ गई। अब एजुकेशन रिवॉल्यूशन चल रही है और ये एजुकेशन रिवॉल्यूशन है, शिक्षा क्रांति है, ये एक रोज़गार का साधन बन गई। पढ़ा लिखा आदमी है, ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट है, बीएड कर ली, एमफिल कर ली, एमएड कर ली या नीट कर ली, डॉक्टरेट एमबीबीएस कर ली, तो नीट कर ली या जी कर ली। ये करने के बाद में या तो सरकारी नौकरी मिल जाती है, प्राइवेट के अंदर वो सिलेक्ट हो जाते हैं, तो उनको शिक्षा के कारण से उनको तनख्वाह मिलनी शुरू हो जाती है और तनख्वाह मिलने से उनका रोज़गार है वो मतलब घर के अंदर रोशनी पैदा हो जाती है। और एक आदमी, एक बच्चा पढ़ता नहीं है, उसका परिवार ही बिल्कुल अनपढ़ है, वो ध्यान नहीं देता पढ़ाई के ऊपर, खेती बाड़ी का काम करता है, तो खेती के अंदर कभी नाज हो जाता है और कभी नहीं होता है। तो अगर थोड़ा बहुत होता है तो जब लाते हैं अनाज बाज़ार से लाते हैं जोतने के लिए खेत के अंदर, तो उस समय तो हमें 10 गुना महंगा महंगा मिलता है, गवर्नमेंट देती है बाज़ार से। और जब हम खेत में से निकाल के अनाज घर लाते हैं, उसको बेचते हैं, तो 10 गुना उसकी रेट कम कर देता है। तो किसान की तो मौत तो ऐसी ही है, किसान आगे बढ़ नहीं सकता। और रही बात है पढ़े लिखे इंसान लोगों की, तो वो अपना एक मीडिया, एक रोज़गार का साधन खोल लेते हैं। पढ़ लिखे हो गया तो दुकान खोल लेगा, ईमित्री खोल लेगा, कंप्यूटर ले लेगा या कहीं दुकान खोल लेगा, अन्य कई प्रकार की चीज़ें हैं वो अपना अख्तियार कर लेगा। तो शिक्षा का बेनिफिट ये हुआ कि लोगों ने धीरे धीरे एक इसको व्यवसाय बना लिया, एक बिजनेस हो गया। शिक्षा बिजनेस ऐसे बन गया कि अब जैसे सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में जो अध्यापक हैं, लेक्चरर हैं, प्रिंसिपल हैं, उनको सबको तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह देती कौन है? गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आते हैं? आम जनता, किसान और आम जनता होती है, उसके ऊपर टैक्स लगा करके, सेल टैक्स, रोड टैक्स, इनकम टैक्स, टोल टैक्स, ये सारा इकट्ठा कर करके स्टेट गवर्नमेंट ले लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट चला जाता है। तो जितने कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह भेज देती है खाते के अंदर और वो स्कूलों के अंदर बच्चों को पढ़ाते हैं। एक तरफ तो ये हो गया कि हम शिक्षा फ्री दे रहे हैं। फ्री कहाँ से दे रहे हो? फ्री आप क्या पैसे ऐसे क्या? फ्री का तो मतलब ये होता है कि टीचर तनख्वाह ही नहीं ले और उसको पुराने रजवाड़ों के टाइम जैसे अनाज मिलता था वैसे अनाज दे दिया जाए। ऐसा तो है नहीं, आजकल तो स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया। अब आप जो पैसे दे रहे हो, गवर्नमेंट जनता से पैसे टैक्स के रूप में लेकर के और कर्मचारियों को तनख्वाह दे रहे हो और उसके बाद कर्मचारी अपनी सेवा दे रहे हैं, स्कूलों के अंदर दे रहे हैं या हॉस्पिटलों में दे रहे हैं, तो ये शिक्षा एक रोज़गार का साधन बन गया। और जितना दिमाग इंसान लगाएगा उतना ही वो पैसे ज़्यादा कमाएगा और जितना ज़्यादा पैसे कमाएगा वो धीरे धीरे वो पैसों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है और एक चोरी करना शुरू करता है कि मैं गवर्नमेंट से टैक्स कैसे बचाऊं, गवर्नमेंट से टैक्स कैसे बचाऊं, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दूं। तो गवर्नमेंट को सूचना मिलती है, आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, इसके अंदर सूचना मिल जाती है कि इस आदमी ने इतना, क्योंकि अकाउंट सारे बता देते हैं कंप्यूटर के अंदर, आपने इस अकाउंट से छुपा लिया ये, तो इसी टाइम उसको टैक्स देना पड़ता है। और टैक्स नहीं दिया, चोरी छुपा कर रखा है, तो जैसे गवर्नमेंट ने 2000 नोट बंद कर दिया, कमरे भरे पड़े थे दो हज़ार के नोट के, तो गवर्नमेंट से टैक्स चोरी कर रहे थे इसलिए तो पैसे छुपा रखे थे, तो वो मार्केट में नहीं आ रहे थे 2000 का नोट। सरकार ने देख लिया कि 2000 का नोट दिखाई नहीं दे रहा है, चालू किया था, प्रिंट किया था, छप गया था, कहाँ चला गया, तो गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया और अब सोच रहे गवर्नमेंट की 1000 का नोट निकालते हैं। तो वही शिक्षा वही वही जो प्रणाली है करेंसी की पुरानी थी, वही करेंसी वापस आ गई। तो फिर इन नोटों को छापा क्यों गवर्नमेंट ने? क्यों पैसे अरबों खरबों रुपये बर्बाद किए? क्या बेनिफिट हुआ मेरे को बताओ? कौन से इसके अंदर टेररिस्ट हैं वो गायब हो गए? कौन से इसके अंदर मतलब गरीब की, किसान की, गरीब आदमी जो है, बेरोजगार आदमी है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ रखी है। और अब देखो कितने सरकार ने, चाहे कर्मचारी भी क्यों नहीं बेचारा, चाहे प्राइवेट बिजनेस भी कोई कोई क्यों ना हो, उसको भी इस तरह से उसकी कमर तोड़ रखी है कि वो उठ ही नहीं सकता। सरकार एक कर्मचारी है, उसके ऊपर इनकम टैक्स लगाती है, उसको इनकम टैक्स देना पड़ता है। इनकम टैक्स नहीं देता है तो
गवर्नमेंट बैंक के अंदर पैसे एफडी करवाओ, एफडी के ऊपर ब्याज मिलेगा, 3 साल के बाद उसके ऊपर टैक्स और देना पड़ेगा, जीएसटी लगा देगी। अगर लोन लो, अगर आपको इतने पैसे मिल रहे हैं, अगर कोई काम हो गया घर में, लोन लोगे तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट लगाएगा। मतलब कितने प्रकार के। अब एक बैंक है, कुछ लोगों के तो, कई लोगों से मैं बात सुनता हूँ तो कहते हैं कि हमारे तो कुछ कहानी समझ में नहीं आ रही है कि हम इस जीवन को सर्वाइव कैसे करें। देखिए, रोजगार का साधन शिक्षा तो बढ़ी, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? एक परिवार के अंदर 10 आदमी हैं, 10 आदमी के 10 खाते हैं, 10 खातों के 10 एटीएम हैं, 10 आदमियों के 10 पैन कार्ड हैं, 10 आदमियों के 10 आधार कार्ड हैं, 10 आदमी के 10 वोटर कार्ड हैं, और 10 आदमियों के फ़ोन पे हैं, 10 आदमियों के एटीएम हैं, 10 आदमियों की फेसबुक है, 10 आदमियों के व्हाट्सएप अकाउंट है, 10 आदमियों के यूट्यूब चैनल है। अब ये समझ में नहीं आता कि उनके आईडी, कोड नंबर ये कैसे याद रखे। मेरे को एक बच्चे ने बताया कि मैं तो गुरुजी परेशान हो रहा हूँ। क्या हो गया? कि घर में पापा जी के अलग है, मम्मी जी के अलग है, वाइफ का अलग है, मेरा अलग है, भाई का अलग है। तो न तो हमें कोई अकाउंट मेंटेन सही कर पाते हैं, और ना पैन कार्ड है, न आधार कार्ड है सही तरीके से। अब पजल्ड हो जाते हैं। और कोई कईयों के तो कोड नंबर ही याद नहीं है कि एटीएम से पैसे निकालें तो किस किस का क्या डालें। तो मतलब इतनी कन्फ्यूज़न कर दी गवर्नमेंट ने कि इस डिजिटल इंडिया ने, कि आदमी अनपढ़ के पढ़ा लिखा होने के बाद भी अनपढ़ है। मैं हकीकत बता रहा हूँ ये। और अनपढ़ है वो बहुत खुश है वो। ना तो उसके एटीएम कार्ड का लफड़ा है, न उसको अन्य चीज़ें, लेकिन उसको भी फंसा रखा है। भामाशाह कार्ड, आपके पेंशन अकाउंट खाता, आपके वो केसीसी बना दिया आपका, आपको फलाना ये कर दिया। पता नहीं उसको बेचारे को कितनी प्रकार की ताड़ना दी जा रही है। उसको राशन देते हैं तो अंगूठा फिंगरप्रिंट कराओ, उसमें भी गबन हो रहा है। जो राशन ले रहा है ना कोटा लेकर के, उसको कहता है मेरे को गेहूँ नहीं चाहिए, अंगूठा लगा दो, गेहूँ मैं अपना भेज दूंगा, आपको महीने के 1000 रुपये 500 रुपये मिल जाएंगे। अब बोलो कि इस देश के अंदर शिक्षा के बेनिफिट और शिक्षा के लॉस, लाभ और हानि। एक शिक्षित आदमी है, वो शिक्षित को भी बेवकूफ़ बना रहा है। एक शिक्षित आदमी एक अनपढ़ को भी बेवकूफ़ बना रहा है। अब कहते हैं कि इंडिया के अंदर रिश्वत नहीं चल रही है। मैं बता रहा हूँ, अब इंडिया के अंदर जितनी रिश्वत चल रही है वो शायद कभी आज तक किसी युग में नहीं चली है। कंप्यूटर चल रहा है और लोगों के पैसे अकाउंट से गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। न कोई उसको ओटीपी नंबर मिलते हैं, न और कुछ मिलते हैं। रातों के मिनटों के अंदर पैसे गायब हो जाते हैं, और सूचना मिलती है, बैंक में जाते हैं तो बैंक वाला कहता है हम क्या करें, हमें क्या पता। पहले तो मैनुअल होता था, चेक काट के देता था, स्लिप भरता था, पैसे निकलते, स्लिप बैंक में रहती थी। आजकल तो हवा में चल रहा सारा काम। करोड़ों रुपये लोगों के गायब हो जाते हैं, और करोड़ों रुपये मिनिस्टरों के घरों में, दलालों के घरों में। मैं एक दिन डाला था कमीशन खोर रिश्वतखोरों के लिए, उनके घरों के अंदर करोड़ों रुपये, अरबों रुपये कोठों के अंदर, कमरों के अंदर भरे पड़े हैं। और अगर छापा मारते हैं तो वो भी बीच में छापा अपना तैयार कर लेते हैं। अगर 1 करोड़ रुपये मिले हैं तो कहते हैं मेरे को 25 लाख दे दे, 75 लाख का आंकड़ा दिखा दूंगा। ऐसी ऐसी चल रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हकीकत तो बता रहा हूँ आपको, हमें पता नहीं है। हम तो ईमानदारी से टैक्स देते हैं, तो भी 35,000 रुपये टैक्स बना दे दिया, तेरा खत्म है कहानी। वो टैक्स है वो वहाँ जाता है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट सारा पैसा इकट्ठा करके मंत्री संतरी सिपाही, ये जितने भी सरपंच उनको सबको प्रधान, इनको सबको बजट देती है। और उस बजट में से ये क्या करते हैं, बीच में आजकल ठेकेदारी होती है, उनको पैसे कमीशन ले लेते हैं। बोलो कितना बड़ा एक हिंदुस्तान के, जैसे राजीव गांधी ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से 1 रुपया भेजता हूँ तो इंडिया धरातल के ऊपर सरपंच के पास 1 पैसा पहुँचता है। वो ये सत्य बात है। अगर 100 रुपये भेजता हूँ तो 1 रुपया पहुँचता है। वो बात उनकी गलत नहीं थी, सही थी, वो सत्य बात है। और ये जो रिश्वतखोरी, कमीशन खोरी है, ये पूरी इंडिया के अंदर ओपन है। कहीं भी डिपार्टमेंट में चले जाओ।
तो ये क्या हो गया, शिक्षा क्या फैला रही है, बहुत ही देश के अंदर दुष्ट वातावरण फैला रही है। एक आदमी अपपति हो गया। लेकिन एक बात समझ लेना दोस्तों, शिक्षा लिए ना तो शिक्षा का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। शिक्षा का दुरुपयोग कैसे होता है कि दूसरे का शोषण करने के लिए आपको शिक्षा नहीं मिली है, आपने शिक्षा नहीं ली है। दूसरे का भला करने के लिए आपने शिक्षा ली है, लोगों की भलाई के लिए आप शिक्षित हैं। आप ऐसा काम कीजिए कि लोग आपका बेनिफिट उठाएं और अपना रोजगार का साधन अपनाएं, लेकिन आप आगे जा कर के ऐसी चीज़ें मत अपनाएं जो दूसरे को नुकसान पहुंचे। इसलिए शिक्षा लेना और देना गुनाह नहीं है। शिक्षा का स्कूल खोलना कोई मना नहीं है, गुनाह नहीं है। लेकिन हर चीज़ पहलू है वो शिक्षा से जुड़ी हुई है, जिससे आपको बेनिफिट और लॉस दोनों होते हैं। इसे आप किसी भी आदमी आप शिक्षित हैं तो उसको दबाने की कोशिश मत करें, उसका शोषण करने की कोशिश मत करें। चाहे सरकार हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे महाजन हो, चाहे बैंक हो। अब आज बैंक में चले जाओ, अब बैंकों की हालत बहुत ख़राब है। मैं नहीं कह रहा हूँ, कंडीशन सिचुएशन बता रही है। देखो, पहले के समय में हम बैंक में पैसे जमा कराने जाते थे, खाता खोलते थे, तो हमारा 100 रुपया, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये लेकर के बैंक वाला खुश होकर का खाता खोल देता, पासबुक दे देता था और हम अपने घर आ जाते थे। फिर हम लेन देन करते रहते थे, पैसे जमा कर दिए, निकाल लिए। हमारा निकालने और जमा करने में कोई पैसा बैंक वो पैसा नहीं काटती थी और हमें बड़ी सुविधा थी कि आज हमारा 1000 रुपये जमा हो गया, अगले महीने 1000 और जमा कर देंगे। बैंक ये अच्छी सेवा दे रहा था। और हम एफडी कराते थे तो बैंक के हमें पैसा देती है। बैंक कहाँ पैसा लगाए ये अलग बात है, उसको अगर 5% मिल रहा तो हमें 4% जरूर देते थे, 3% आप रख लेते थे। तो कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए 100 बातें हैं कि बिल्डिंग का किराया भी है और भी है। लेकिन अब देखो, कदम कदम पर पैसा खून पिया जा रहा है। जैसे बैंक में जमा कराओगे पैसे तो आपका डिपॉजिट का पैसा लगेगा। आप अमाउंट जमा करा रहे हो, कैश डिपॉजिट, उसका पैसा बैंक में लगता है। कितना दुर्भाग्य की बात है। आप बैंक को पैसे देने जा रहे हो कि मेरे खाते में 1000 रुपये जमा कर लो, 2000 रुपये जमा कर लो, 10,000 रुपये जमा कर लो, उसका पैसा काट रही है। किस लिए काट रहे हो भाई? पैसे जमा कर रहे हो इसलिए। पैसे ट्रांजेक्शन कर रहे हो आप फ़ोन पे एक दूसरे जगह, तो पैसा कट रहा है। आप किसी भी ये तो मतलब एक ऐसी मैंने पॉइंट बताया आपको सबको पता है कि आपको कहते हैं सेवा दे रहे हैं ना, आपको सेवा दे रहे हैं इसलिए पैसे कट रहे हैं। तो ये जितना भी शिक्षा का प्रसार हुआ, इसकी वजह से नुकसान भी हुआ है और फ़ायदा भी हुआ है। फ़ायदा तो इसलिए हुआ कि घर बैठे पैसे एक जगह से दूसरी जगह को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं पैसे, हमें जाना नहीं पड़ता बैंक के अंदर। इधर ही फ़ोन पे कर दिया, 2 मिनट लगी, लेकिन वो नहीं कर पाते हम। तो अंग्रेज चले गए, उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर हम लोग रहे आज़ाद, और हम लोग शिक्षित हो गए, बहुत बड़े अपनी शिक्षा की क्रांति लाए, इसमें आगे बढ़ते गए और बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके अंदर भी हम शिक्षित होकर के जो बेरोजगार आदमी हैं, अनपढ़ हैं, जिनको 300-400 रुपये दिहाड़ी मिलती है दिन की, उन लोगों का यूँ कह सकते हैं कि मजदूर लोग और किसान, उनका आज भी शोषण हो रहा है। वो शोषण से वंचित नहीं रह सकते, पहले भी नहीं थे, आदिकाल में भी नहीं थे, मध्यकाल में भी नहीं थे और आधुनिक काल में भी नहीं है। उनका तो वैसे ही होना है शोषण। शोषण किससे किया, कौन करता है शोषण? शोषण करता है पढ़ा लिखा इंसान। और पढ़ा लिखा इंसान के अंदर शिक्षा प्राप्त करने के बाद में कलाएं सोचनी आने शुरू हो जाती हैं। वो दाव पे सोचना शुरू कर देता है, और दाव पे सोचने से वो कहीं न कहीं अपना एक नया रास्ता निकाल लेता है। जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ बहुत अच्छा, कि जितने भी आपको टेररिस्ट मिलेंगे वो ज़्यादातर इंजीनियर मिलेंगे आपको।
इंजीनियर क्यों मिलेंगे? कि इंजीनियर है वो बुद्धि के अंदर प्रखर होता है, कौशल होता है, हथियार बनाने में, बारूद बनाने में, बम बनाने में, इनके अंदर इंजीनियर है वो एक्सपर्ट होता है। और वो ज़्यादातर जैसे बंदूक बनाना हुआ या अन्य कोई चीज़ गन बनानी है, वो सब कुछ पिस्टल बनाना हो, कार्बाइन मशीन बनानी हो, ये सारे काम किसके हैं? ये सारे इंजीनियर कर रहे हैं। तो ये अगर कहीं चीज़ फैक्ट्री में कर रहे हैं, देश के हित के लिए कर रहे हैं, देश की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है, तब तक तो वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा कोई भला काम कर नहीं रहा है। लेकिन वही इंजीनियर है और किसी व्यक्तिगत इंसान को या किसी देश को या समुदाय को या मेजॉरिटी को वो अगर नुकसान के लिए चीज़ पैदा कर देता है और गलत दिशा में चला जाता है, तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। जैसे बिन लादेन था। अब बिन लादेन है, वो इतना बुद्धिमान आदमी था, बोलो, कि अमेरिका के ऊपर उसने अटैक कर दिया। ऐसा कोई आदमी, इतनी कल्पना कोई सोच सकता है कि अमेरिका को, इतनी धनाढ़ देश है, इतना विकसित देश है, डेवलप कंट्री है, और बिन लादेन है वो अमेरिका पर अटैक करके और मिनटों के अंदर उड़ा दिया उसको। तो कितनी उसकी दिमाग था, वो कितना मतलब एडवांस था। और उसके बाद में वही बिन लादेन है, उसके ऊपर जब अमेरिका ने ये तय कर लिया कि इसको ख़त्म करना है, तो बिन लादेन को अपने कमरे के अंदर ही वहीं अमेरिका के कमांडो ने अंदर घुस करके हेलीकॉप्टर के माध्यम से, जो भी उनकी प्लानिंग थी, मिलिट्री प्लानिंग थी उनकी, उसके माध्यम से उसको ख़त्म कर दिया। हमें पता नहीं चलने दिया। ख़त्म करने के बाद में पता चला कि बिन लादेन ख़त्म हो गया। पाकिस्तान को भी पता नहीं चला। तो कितनी एडवांस हो गई टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, बहुत ज़्यादा शिक्षित हो गए। पुराने समय में ये क्या हुआ करता था, वो मंत्रों के माध्यम से अगले को नुकसान पहुंचाते थे। अब सही है गलत है ये बात तो पता नहीं है। ये पवन हंस है, जैसे भी वहाँ प्राचीन काल में चलते थे आसमान में, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, तो बोलते हैं संस्कृत के दोहे बोले जाते थे। जितने संस्कृत के दोहे बोले जाते थे उतने किलोमीटर की कैपेसिटी वो पवन हंस है जो भी है वो कवर कर लेता था। और उसके बाद में जब वो उन दोहों की मंत्रों की शक्ति खत्म हो जाती थी, तो दोबारा पुनः उनको वो पता चल जाता कि अभी इसकी स्पीड कम हो रही है। जैसे आजकल बैटरी से चल रही है, टेम्पू है वो बैटरी से रिचार्ज होकर के चल रहा है बाज़ार के अंदर, और फिर रिचार्ज डिस्चार्ज हो जाता है तो रिचार्ज दोबारा कर लेता है। तो बात तो सत्य है, गलत नहीं है। जो पुराने टाइम में जितने भी थी वो शास्त्रों से, आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वो पुराने शास्त्रों से ही कारण से एडवांस, उनसे ही कुछ क्लू पॉइंट लेकर के इंजीनियर हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और कोई ऐसी नई चीज़ लेकर के वो बढ़ नहीं रहे हैं। जैसे एक जहाज़ बनाई थी, हवाई जहाज़ बनाई थी, तो चिड़िया के पंख थे, और देखा कि इस पंख की वजह से ये चिड़िया उड़ रही है, अगर पंख काट दिए जाते हैं तो वो धरती पड़ जाएगी। तो पंख इसलिए कामयाब हो रहे हैं कि वो हवा को काटते रहते हैं और आगे बढ़ता रहता है वो पक्षी। इसी तरह से ये हवाई जहाज़ उन्होंने, इंजीनियर ने बनाई कि इस तरह से हम इसके अंदर इंजन सेट कर देते हैं हमसे। तो शिक्षा जितनी आज के वर्तमान युग में आगे बढ़ी है वो प्राचीन काल में नहीं थी। लेकिन मेन मुद्दा अपना ये था, मेरे कहने का मतलब, कि शिक्षा से बेनिफिट भी है और लॉस भी है। इसलिए दोस्तों, शिक्षा एक रोजगार का साधन है, इसका सदुपयोग करना चाहिए, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मैं तो सभी से कहूँगा जो बुद्धिजीवी हैं, शिक्षा का सदुपयोग करके अपने समाज, अपने देश के लिए, हित के लिए, देश के लिए देना चाहिए। आपके पास कोई शिक्षा है, ऐसी कला, ताकि देश आगे बढ़े। और ऐसा ना काम करें कि एक आदमी को उसका नुकसान हो और वो उसकी कमर टूटती जा रही है। तो अब तो पता नहीं हिंदुस्तान में कितनी योजनाएं चल रही हैं, अनगिनत योजनाएं चल रही हैं हर राज्य के अंदर, उनके को कथा ही पता नहीं है।
लेकिन उन योजनाओं के अंदर गबन भी बहुत होते हैं, कहा नहीं जा सकता। और जो गबन करने वाले हैं उनको पहले तो मीडिया वाले चढ़ा करके उसको पहाड़ पर ले जाते हैं और कहते हैं इससे बड़ा कोई भामाशाह नहीं, इससे बड़ा कोई दानी नहीं, इससे बड़ा कोई योद्धा नहीं, इससे बड़ा वो नहीं है। और थोड़े दिनों के बाद में जब मीडिया के सामने उसकी सारी चीज़ें पोल पट्टी खुल जाती है तो उसको मुँह छुपाने के लिए ज़मीन में कहीं जगह नहीं मिलती है। फिर मीडिया वाले भी 2 मिनट के अंदर पलट जाते हैं कि ये आदमी तो ऐसे ही था, पहले ऐसे था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शिक्षा का जो ये साधन है इसको उचित ढंग से शिक्षा दी जानी चाहिए और उस इंसान के, उस बच्चे के आगे ज़िंदगी में वो शिक्षा काम आए, रोज़गार का साधन बने। बिना रोज़गार के साधन के मनुष्य के जीवन में घर में रोशनी नहीं आ सकती। तो मेरा सभी से भाइयों से निवेदन है कि देश को आगे बढ़ाने में जितना आप ईमानदारी से सहयोग दे सकते हो शिक्षा के माध्यम से, उतना ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करें और लोगों का शोषण ना करें। शोषण करने से देश में अंदर गुलामी आती है, कई प्रकार की गुलामी होती है, आर्थिक गुलामी भी होती है, मनुष्य के जीवन की गुलामी भी होती है। तो हम लोगों को, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, बेबी हैं, विद्यार्थी हैं, उनके माँ बाप हैं, गरीब हैं, उनको हम ऐसी स्टेज पर पहुँचाएँ। अगर आपके हमारे पास शिक्षा का अगर भंडार है, कुछ थोड़ा बहुत है, तो उसको ऐसे तरीके से एडजस्ट करके उसको आगे बढ़ाएं ताकि वो आगे अपने ज़िंदगी के अंदर कुछ बन सके और देश के लिए कुछ कर सके। जैसे हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बता सकते हैं, कितने बड़े एक संविधान निर्माता थे। आज उनको लोग युगों युगों तक याद रखेंगे। देश का पूरा पता नहीं कितना उन्होंने दिमाग लगाया है। उनकी जो संविधान सभा की समिति थी, उन्होंने किस तरह से कौन कौन से देशों से जा कर के संविधान की धाराएं ला करके भारत के संविधान की धारा में जोड़ करके देश को भारत को संविधान सौंपा। और आज पूरा देश उस संविधान के मुताबिक, कितना भी बुद्धिजीवी आदमी हो वो भीमराव अम्बेडकर की संविधान को पढ़ करके ही देश के अंदर अपना शासन करता है। कितना बड़ा भी बुद्धिमान आता हो तो धन्य है उस भीमराव अम्बेडकर को। और ये भी सुना है कि भीमराव जी अम्बेडकर साहब को जितने जिनके पास उपाधियां थी वो संसार में किसी भी, आज तक किसी इंसान के पास नहीं। तो उसने ज़िंदगी में उन्होंने तो पढ़ाई की। और उनको मैंने ये भी सुना है कि भीमराव अम्बेडकर साहब को पढ़ाने के अंदर एक बहुत बड़े सेठ का हाथ था और उन्होंने शिक्षा के बारे में बहुत कुछ लिखा है, क्योंकि वो शिक्षा के बारे में जानते थे, ज्ञाता थे। इसी तरह से आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ले सकते हो। ये लोग देश के लिए न्यौछावर थे। अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो ये लोग पूरा देश को कुछ दे के गए हैं, ऐसा नहीं है कुछ देश से लेके गए हैं। जैसे इंदिरा गांधी थी, एक आयरन लेडी थी, देश को दे कर के गई है। तो महात्मा गांधी हैं, लोग कुछ भी कहें, लेकिन एक लंगोटी, एक लाठी और नंगे पैर पूरे देश में घूमना और जा कर के टैक्स मिटाना, ये अंग्रेज़ों का मुकाबला करना, लाठी खाना, जेल जाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। सुभाष चंद्र बोस है, सेना मनाना, देश के लिए ब्रिटिश लोगों की आवाज़ उठाना, ये हर एक के बस की बात नहीं है। बात कर लेते हैं, लेकिन जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, जैसे जेलों में पड़े पड़े मर गए, सड़ गए, काला पानी में चले गए, जैसे लोकमान्य तिलक था, तो उनकी गाथाएं अगर गाएं तो बहुत है उनकी। इसलिए देश के अंदर कमीशन खोर और रिश्वतखोर ये ख़त्म होने चाहिए, क्योंकि हमारे देश जो भक्त थे, देश को आज़ाद कराने वाले थे, वो देश को आज़ाद इसलिए कराया था कि हमारे देश की जनता सुख पाए और स्वतंत्र रहे, न कि किसी की गुलामी करे। तो ये आर्थिक गुलामी चल रही है और इसमें सरकार भी सफल नहीं हो रही है, किसी भी एंगल में सफल नहीं हो रही है। आज तक जितने भी सरकारी हैं, इस हिंदुस्तान से अभी तक रिश्वतखोरी और कमीशन खोरी
ये ख़त्म नहीं हुई। इसको अगर आप लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, कमेटियाँ, संगठन, युवा वो सब कुछ बना रखे हैं, लेकिन वो कब्ज़ में नहीं आ रहा है। और ये सत्य बात भी है, क्योंकि इसके इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि शिक्षा के नुकसान भी हैं और शिक्षा का प्राप्त करने का फ़ायदा भी है। दोस्तों, आज का वीडियो में यही डाला है। इसमें आपको कुछ कहना हो तो ज़रूर कमेंट्स में डालें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं किसी के पर्टिकुलर किसी आदमी के बारे में नहीं बताया, मैंने सिर्फ एक जनरल बातें बताई हैं और मेरा ये थोड़ा अनुभव है, तो प्रयास किया मैंने। कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और मैं वीडियो आज हिंदी में इसलिए डाला है, इंग्लिश में भी डालता हूँ। इंग्लिश में तो इसलिए डालता हूँ कि छोटे बच्चे या बड़े बच्चे कोई भी अंग्रेजी सीखना चाहता है। मेरे को जितना नॉलेज है उतना गहरा नॉलेज नहीं है, लेकिन जो क्लासरूम में आज तक 22-23 साल 40 साल तक पढ़ाया लिखाया, वो तो लिटिल बिट नॉलेज है इंग्लिश का, वो आपको बोल कर बताता हूँ। हाँ, बच्चा मेरे पास अगर आता है तो मैं जितनी मेरी कैपेसिटी है उतनी मैं इंग्लिश बोलना, इंग्लिश स्पीकिंग उसको सिखा सकता हूँ और बच्चे सीखते भी हैं। मेरे स्कूल में काफ़ी बच्चे यहाँ से गए। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ कि मेरे पास आओ वो हो जाए, और जैसे आपको अच्छा लगे वही है, लेकिन गुरु बेस्ट होना चाहिए। गुरु ऐसा होना चाहिए कि उसको शिक्षा अच्छी दे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय दानवीरों। थैंक यू।